Assalamu alaikum. This is Noman Farooq from the platform of CLI Digital Academy. आज एक कॉन्सेप्ट फीफो और लीफो के हवाले से जो कि काफ़ी बच्चों को परेशान करता है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो फीफो बेहतर है या लीफो बेहतर है या एवरेज बेहतर है या क्यूमुलेटिव एवरेज बेहतर है। तो इंशाल्लाह आज के कुछ चंद मिनटों की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत तरीके से क्लियर करूँ। अगर मैं ये कहूँ फीफो बेहतर है लीफो से तो उसको प्रूव करके कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि जो स्टूडेंट प्रोफेशनल लेवल पर हैं और जो ऐसे सवालात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही वैल्यूबल है। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। लेट सपोज आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, परचेज डेटा है। 1 जनवरी को 5,000 यूनिट खरीदे हैं, 14 रुपये के अमाउंट दी हुई है। 5 जनवरी को 8 जनवरी को पूरे महीने में आपने ये परचेजिंग की है और पूरे महीने में आपकी 2 सेल है, 7 तारीख को और 14 तारीख को 8 और 3,000 यूनिट बेचे। अगर आप परचेज के डेटा को गौर से देखें तो इन्फ्लेशन ही हो रही है। पहले जो मटेरियल ख़रीदा वो 14 रुपये का था, फिर 15 का, फिर 16 का, फिर 17 का, यानी कि इन्फ्लेशन हो रही है। तो हम अब डेटा को देखेंगे कि इस डेटा को सॉल्व करने के बाद जो हमारा चार्ट बनेगा, जो कि मेन चार्ट है, वो ये है। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ सेल किसकी ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक किसका ज़्यादा है और प्रॉफिट एंड लॉस किसका ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो ये डेटा को एक मरतबा कॉन्सेप्चुअल देखेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए थ्योरी और इस तरह के सवालात कभी तंग न करें। सबसे पहले आते हैं फीफो में, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। मैं जल्दी से काम करूँगा। टोटल हमने 11,000 यूनिट बेचे, हमारे पास थे 25,000 यूनिट। तो फीफो जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट जाएगा। फीफो में जो सबसे पहले मैंने बेचा होगा वो मैंने बेचे होंगे 5,000 यूनिट, फिर मैंने बेचे होंगे 4,000 यूनिट। 5 और 4 9,000 होते हैं, टोटल 11 बेचे और 2,000 यूनिट मैंने इसके बाद वाले यानी कि 5,000 बेचे हैं 14 वाले, फिर 15 वाले और फिर 16 वाले। तो मेरी जो अमाउंट आ गई वो मैंने मल्टीप्लिकेशन करके निकाल ली, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। टोटल मैंने जो 11,000 यूनिट बेचे हैं वो फीफो में कौन से बेचे हैं, ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो मैं क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लूँगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, 25 में से 11 चले गए तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके, 13,000। एंडिंग स्टॉक कितना रह गया है, यहाँ पे एंडिंग स्टॉक कितना रह गया आपके पास यूनिट्स में, एंडिंग स्टॉक इन यूनिट्स 25,000 आपके पास थे और आपने इसमें से 11,000 सेल कर दिए तो 14,000 रह गए। अब मैं इसकी वैल्यूशन कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक की। अब 14,000 रह गए तो फीफो में ऊपर वाला माल चला गया, तो जो बचा कौन सा है, 7,000 में से 2,000 चले गए तो 5,000 ये वाले बचे हुए और 9,000 लास्ट वाली जो हमने 12 तारीख को परचेजिंग की है वो बची हुई है। 16 रुपये इसका रेट है और इसका 17 रुपये रेट है, यानी कि जो अमाउंट आएगी इसकी वो क्या आ जाएगी, ये आ गई एंडिंग स्टॉक की अमाउंट। यानी कि टोटल हमारे पास 25,000 यूनिट्स है जिसमें से 11,000 सेल किया, ये कॉस्ट ऑफ सेल में चले गए और 14,000 रिमेनिंग स्टॉक में रह गया। अब हम इसी को लीफो में देखते हैं। लीफो कहता है जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो लीफो में जो 11,000 यूनिट निकाले होंगे वो लास्ट वाली परचेज़ के निकाले होंगे 9,000 यूनिट्स के और इसका रेट लिया हुआ 17। ठीक है, 9,000 चले गए और 2,000 स्टॉक निकाल दिया हमने 16 रुपये वाले इसके ऊपर वाली परचेज़ का। यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल में जो लास्ट परचेजिंग है यानी कि जो महंगी परचेजिंग है जिसको आप कह लो वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में आता है लीफो में। 11,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई और जो यूनिट स्टॉक में रह जाएंगे वो शुरू के 5,000 रह जाएंगे, फिर 4,000 रह जाएंगे और 5,000 ये वाले रह जाएंगे। ठीक है ना, ये स्टॉक में रह जाएंगे आपके पास टोटल 14,000, यानी कि 14 वाले 5,000 रह गए, फिर 15 वाले रह गए, ये क्लोजिंग बच गया और इसमें जो क्लोजिंग बचा 16 रुपये का, यानी कि महंगा माल निकल गया और जो स्टॉक में पर रखा हुआ है वो कौन सा माल है, सस्ता माल है। लीफो में महंगा माल यानी कि चला गया और सस्ता माल बच गया। अब पहले हम कंपेयर कर लेते हैं फीफो लीफो को, फिर एवरेज पे जाते हैं। हमने सेल किए टोटल 11,000 और 25 इसका रेट है, यानी कि 2,75,000 की सेल है मेरी। अगर मैं सेल को कंपेयर करूं तो 2,75,000 की मेरी सेल है फीफो में भी और लीफो में भी। ठीक है,
अब कॉस्ट ऑफ सेल मेरी कितनी है यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 162,000, तो बाकी मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट आ गया 1,13,000, और यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 185,000, तो मेरा प्रॉफिट का एलिमेंट आ गया 90,000। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो फीफो का प्रॉफिट ज़्यादा होता है और फीफो का प्रॉफिट हाई होता है एज़ कंपेयर विथ लीफो, ठीक है ना, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि फीफो जो है वो सस्ता माल बेचता है, क्योंकि ऊपर वाला माल जो था सस्ता माल था ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सा माल गया, सस्ता गया 14, 15, 16, और एंडिंग स्टॉक महंगा रह जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इसका हाई होगा, इसका, और इसका क्लोजिंग स्टॉक लो होगा। इसमें 2,33,000 आ रहे हैं, इसमें 2,10,000 आ रहे हैं, तो ये वाली थ्योरी आपकी बैठ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल फीफो में लो होगी और लीफो में हाई होगी। तो ये तो फीफो और लीफो का कंपैरिजन बनाओ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन में किस तरह से इनकी कॉस्ट ऑफ सेल हिट होती है और किस तरह से इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट निकाला जाता है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं एवरेज को भी साथ साथ ही साथ, ताकि जो स्टूडेंट को एवरेज में भी इशू होता है कि बाजू का थ्योरी में आता है कि फीफो के साथ कौन सा चलता है, तो हम देखते हैं एवरेज यानी कि वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है कि हम एक एवरेज रेट निकाल लेते हैं। एवरेज रेट निकलता है अवेलेबल कॉस्ट फॉर अवेलेबल, जो हमारे सेल के लिए कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं अवेलेबल यूनिट से। अब मेरे पास अवेलेबल सेल कितनी है, ये रहा मेरा डेटा है, ओपनिंग प्लस परचेज को अवेलेबल कहते हैं। टोटल इतने का मेरे पास 395,000 का मेरे पास स्टॉक था, और इसमें यूनिट कितने थे 25,000। ये मेरी आ गई एक एवरेज रेट। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो मैंने कितने यूनिट बेचे हैं, 11,000 यूनिट बेचे हैं, और इसकी जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है एवरेज रेट के हिसाब से, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। और मेरा जो एंडिंग स्टॉक आ जाएगा, 11 में से 14,000 यूनिट्स एंडिंग रह गए, और मेरा एवरेज रेट है 16, ये मेरा एंडिंग स्टॉक आ गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, 2,75,000 की मेरी सेल है, 173,800 की मेरी कॉस्ट है, तो बाकी जो मेरा एलिमेंट है वो प्रॉफिट का एलिमेंट आ गया। अब जरा इसको क्यूमुलेटिव एवरेज से देखते हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव एवरेज का डेटा मैंने बनाया हुआ है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। जिसको भी क्यूमुलेटिव एवरेज नहीं आता वो भी देख ले, ताकि अच्छे तरीके से उन्हें आ जाए। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव एवरेज में डे मतलब परपेचुअल के हिसाब से चला जाता है, और डेली बेसिस के ऊपर जब भी आप परचेज करके एक एवरेज रेट निकालते हो। सबसे पहले आपकी परचेज कितने की है, 5,000 यूनिट की है, 5,000 यूनिट की है, आपने ले लिया। और इसका रेट कितना है आपके पास, ये डेटा को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि और क्लियरी के साथ आप समझ सकें, ठीक है। अच्छा, शुरू में मेरे पास 5,000 यूनिट थे, और इसका एवरेज रेट कितना था, 14 रुपये था, तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है। फिर 1 तारीख के बाद, अच्छा जो मैंने सेल किया है, सेल का डेटा यहाँ 7 तारीख को बेचा है, तो 5 तारीख की परचेज आ जाएगी। फिर 5 तारीख को मैंने यूनिट खरीदे हैं 4,000, और इसका जो एवरेज रेट था मेरा 15 था, और ये इसकी अमाउंट आ गई। मैंने एक एवरेज रेट निकाल लिया। टोटल मेरी परचेजिंग इतने की है, और यूनिट मेरे पास 9,000 है। मैंने अमाउंट को डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास रेट आ गया। अब 5 तारीख के बाद 7 तारीख आती है, तो 7 तारीख को आपने 8,000 यूनिट सेल किए, मैंने माइनस में दिखा दिए। ये मेरी परचेज है, ये भी मेरी परचेज है, ये मेरी सेल है, ठीक है, सेल है, और ये मेरा बैलेंस है। सेल किया मैंने, तो जाहिर सी बात है लास्ट एवरेज रेट का माल चला जाएगा, तो आपके पास जो अमाउंट इतने की सेल कर दी, तो अब आपका बैलेंस बच गया सेल करने के बाद, ये बैलेंस आपका बच गया। 1,000 यूनिट बच गए और ये रेट के बच गए, ठीक है, ये बैलेंस बच गया आफ्टर सेल। फिर मैंने 7 तारीख के बाद आती है 8 तारीख। 8 तारीख को मैंने 7,000 यूनिट्स परचेज किए। कितने यूनिट खरीदे, 7,000 खरीदे, और किस रेट के खरीदे, 16 रुपये के हिसाब से। मैंने अमाउंट निकाल ली, ये मेरी परचेज थी 8 तारीख की। फिर मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो ये मेरा बैलेंस आ गया। ये मेरा क्या आ गया, बैलेंस आ गया। यहाँ पे मैं इस तरह से कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये मेरा बैलेंस आ गया, ठीक है।
अब ये मेरा बैलेंस आ गया। और इसका एवरेज रेट कैसे निकालूंगा? कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा यूनिट से। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट पे एवरेज रेट आ जाता है। ये मेरा एवरेज रेट आ गया, ये मेरा बैलेंस आ गया। 8 तारीख के बाद मैंने 14 तारीख को 12 तारीख को मज़ीद माल खरीदा। 14 तारीख सेल बाद में 12 तारीख को 9000 यूनिट और ख़रीदे मैंने। ये मेरी 9000 की परचेज़ आ गई। 17 रुपये के हिसाब से ख़रीदें, मेरे 17 रुपीज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा एक एवरेज रेट आ गया। ठीक है, अमाउंट आ गई। ये मेरी परचेज़ है, ठीक है, ये भी मेरी क्या है? परचेज़ है। अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? इन दोनों को मैंने प्लस किया, ठीक है, 17,000 यूनिट हो गए। और इन दोनों को भी मैंने प्लस कर दिया। अब दोनों को प्लस करने के बाद मैंने एक एवरेज रेट निकाल दिया। ये मेरा बैलेंस आ गया। ये मेरी परचेज़ के बाद दोबारा मेरा बैलेंस आ गया। 17,000 यूनिट हमारे स्टॉक में है। 12 तारीख को मैंने 9,000 यूनिट सेल कर दिए। सॉरी, 3,000 ये है ना, सेल किया। ये सेल का डेटा है मेरा। 3,000 बेच दिए मैंने, 3,000 यूनिट्स। कितने के बेचे वो आप छोड़ देंगे। 3,000, जिसको अगर ये बेसिक सीखना हो क्यूमुलेटिव का तो इसकी वीडियो बनी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था यहाँ पे। आज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये सेल का आ गई। अब मेरा बैलेंस कितना बचा? शुरू में 14,000 यूनिट बचे थे मेरे, और एवरेज रेट कितना है इसका? ये है। और इन दोनों का मैंने बैलेंस निकाल दिया। ठीक है, 2,30,000। अगर मैं सेल में डेटा डालूँ अब, 2,75,000 की मेरी सेल थी, ये रही। 2,75,000 की कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालूंगा? ये जहाँ जहाँ सेल किया, एक ये सेल किया मैंने और एक ये सेल किया, ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया, जो सेल की अमाउंट थी वो प्लस किया। दोबारा एक बार ये सेल किया मैंने और ये सेल किया, जो सेल की कॉस्ट थे उसको प्लस कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई और ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर आप दोनों एवरेज को देखें तो ये वाला एवरेज और ये वाले एवरेज को कंपेयर करें, इन्फ्लेशन होगा तो एवीसी यानी कि वेटेड एवरेज का प्रॉफिट कम होगा और क्यूमुलेटिव एवरेज का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। क्यूमुलेटिव एवरेज का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। ये मेरी कॉस्ट आ गई, ये मेरी सेल थी और ये मेरा प्रॉफिट। अब आपने देखना है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्यूमुलेटिव का। तो फीफो जो चलता है वो क्यूमुलेटिव के साथ चलता है। हाई इसका प्रॉफिट होगा, जैसे फीफो यानी कि फीफो का और क्यूमुलेटिव एवरेज का अगर देखा जाए तो इनका रिलेशनशिप है, और लीफो का और एवीसी का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये हाई होगा, एवीसी में ये लो होगा, क्योंकि ये लीफो के हिसाब से चलता है। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कितनी है, इतनी, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, कम है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल एवीसी की हाई होगी यानी कि ज़्यादा होगी, ज़्यादा है ना, 173,000 है, और इसकी कितनी है, 164, तो इसकी लो होगी एज कंपेयर विद एवीसी। ठीक है, यानी कि इसीलिए मैंने कहा कि एवरेज ये दोनों साथ चलते हैं और फीफो और लीफो का कैलकुलेशन साथ चलता है। और ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब बचा क्लोजिंग स्टॉक, तो जाहिर सी बात है ये लीफो के साथ चलता है, तो लीफो लो है तो ये भी लो रहेगा, और ये फीफो हाई है तो ये भी हाई रहेगा। तो ये इन्फ्लेशन के अंदर, पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन में फीफो और लीफो का डेटा बनता है। बहुत कोशिश किया कि कॉन्सेप्ट समझाऊं, और उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारे CLI डिजिटल एकेडमी को अपने सर्कल में ज़रूर प्रमोट करें। हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत ईजीएस्ट वे में कॉन्सेप्ट सिखा सकें। जज़ाकल्लाह आप सबका देखने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।